हाय एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा एक्सप्लेन्ड। और आज का विषय है कि ब्लैक होल क्या होता है, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि 80s तक हम जो ब्लैक होल की प्रॉपर्टी समझते थे वो गलत क्यों है, और आज कॉस्मोलॉजी ब्लैक होल की क्या प्रॉपर्टी मानती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल की जो सामान्य डेफिनेशन होती है वो हम सब लोग जानते हैं कि वो एक ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। क्योंकि यूनिवर्स में लाइट सबसे तेज़ चलती है और लाइट की वेलोसिटी से तेज़ कुछ भी नहीं चल सकता, तो अगर लाइट स्केप नहीं कर सकती तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जिससे कुछ भी स्केप नहीं कर सकता। ये इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है और हम बाद में ये भी देखेंगे कि इसमें क्या खराबी है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो अगर हम एक स्टार की लाइफ साइकिल देखें तो हमें पता चलता है कि जो उसमें दो फोर्स लगते हैं। एक तो उसका जो फ्यूल होता है वो जब बर्न हो रहा होता है तो उसमें बाहर की तरफ एक बार लगता है, और जो ग्रेविटी है, जो स्टार का मास है, वो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है। और जब तक स्टार के अंदर फ्यूल रहता है ये दोनों जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं। पर जब स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी ग्रेविटी से ही कोलैप्स कर जाता है और सुपरनोवा होता है। पर स्टार जब सन से 8 गुना या उससे ज़्यादा बड़ा होता है तो सुपरनोवा के बाद जो स्टार का सारा मास है वो ग्रेविटी जीत जाती है और जो उसका फ्यूल है वो हार जाता है। तो उसका सारा मास जो है वो उसके सेंटर पे जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ वो ब्लैक होल बन जाता है। और उसकी ग्रेविटी फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे लाइट भी स्केप नहीं कर पाती। तो अब ये भी प्रश्न उठता है कि ब्लैक होल फिजिक्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हम ब्लैक होल को क्यों पढ़ें। तो देखिए, दो महत्व हैं ब्लैक होल के काफ़ी ज़्यादा। कि एक तो जो ब्लैक होल है वो हमारे यूनिवर्स के लिए इसेंशियल हैं। जितनी भी गैलेक्सीज हैं उन सबके सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, वो उसको स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के लिए सन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हर गैलेक्सी के लिए उसका जो सेंटर वाला ब्लैक होल है वो इम्पॉर्टेंट है, वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और बिग बैंग के जस्ट बाद स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स बने थे वो पीरियोडिक टेबल है उसके स्टार्टिंग के ही एलिमेंट्स थे, लेकिन बाकी जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं वो सारे किसी स्टार के सेंटर में या किसी ब्लैक होल के सेंटर में बने हैं। और जब उनमें विस्फोट हुआ तो वो पूरे यूनिवर्स में फैल गए, और उसकी वजह से ही हमारा जो यूनिवर्स जो हम आसपास देख रहे हैं, जो हम लाइफ देख रहे हैं, वो पॉसिबल हो पाई है। और दूसरी बात ये भी है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हमारे लिए लैब का काम करते हैं, साइंटिस्ट के लिए लैब का काम करते हैं। अगर हम ब्लैक होल को स्टडी करें, उसका जो फंक्शन है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें, तो हम ये भी समझ पाएंगे आराम से कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे बना है। और हम जो अपने जनरल रिलेटिविटी के नियम है या जो हम अपना ग्रेविटेशनल वेव्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको हम ब्लैक होल की सहायता से आराम से टेस्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए जो ब्लैक होल है वो हमारे फिजिक्स के लिए और हमारे साइंटिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ब्लैक होल की जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करते हैं। तो ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं जिनकी सहायता से हम जो ब्लैक होल की जो क्रियाविधि है, जो उसका प्रोसेस है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्केप वेलोसिटी का। तो जैसे स्केप वेलोसिटी तो आप जानते ही होंगे कि क्या होती है। स्केप वेलोसिटी किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या किसी बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम अपनी धरती के ऊपर हम पत्थर फेंकें या कोई बॉल फेंकें तो कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाता है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। पर अगर हम उसको बहुत तेज़ी से फेंकें या कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकें तो फिर वो हमारा जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको वो स्केप कर जाएगा और वो बाहर स्पेस में चला जाएगा। तो जैसे अर्थ की स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ऐसे ही जो अगर सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मास है, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अगर उसकी स्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से अधिक हो जाती है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती, और जब लाइट भी स्केप नहीं कर पाती तो कुछ और भी स्केप नहीं कर पाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक होल कहेंगे क्योंकि उससे कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर स्केप नहीं कर सकता। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम ब्लैक होल को डिफाइन कर सकते हैं वो है स्पेस टाइम का। तो स्पेस टाइम क्या है इसको समझते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जो हमारे आसपास जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, वो किसी चीज़ का एब्सेंस नहीं है, वो खुद एक फिजिकल चीज़ है। जैसे कि हम सन्नाटे को कहते हैं कि इसमें कोई शोर नहीं है, इसमें कोई साउंड नहीं है। या फिर हम जो वाइट कलर कहते हैं कि इसमें कोई कलर नहीं है, तो वो वाइट कलर है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि जो स्पेस है वो ऐसा नहीं है, सन्नाटे या वाइट कलर की तरह नहीं है, वो भी एक फिजिकल चीज़ है, वो भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट है वो उसी में है, और उनका जो मास होता है वो इस स्पेस टाइम कर्व में
डिस्टॉर्शन पैदा कर देता है। तो स्पेस टाइम को सिंपल मैथ या सिंपल फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं तो सपोज कीजिए जो हमारे आसपास यूनिवर्स है उसमें जो 3 डायमेंशन हमको पता है, हम देख सकते हैं, तो उनका एक रिजल्टेंट ले लें और उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दें और जो टाइम की डायमेंशन है उसको बाई एक्स पे प्लॉट कर दें, तो उसके बाद जो बनेगा उसको हम स्पेस टाइम कर्व कहेंगे। और जितने भी ये जो सन है या जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी स्टार हैं, ये उसमें डिस्टॉर्शन कर देते हैं, उसी डिस्टॉर्शन की वजह से ग्रेविटी काम करती है। तो वो ये कहते हैं कि जो ब्लैक होल होता है वो स्पेस टाइम कर्व में एक बॉटमलेस पिट की तरह होता है, वो स्पेस टाइम कर्व में एक छेद कर देता है, जिसकी वजह से जो भी लाइट जाती है वो बैंड हो जाती है और वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। हमको वहां पर ब्लैक रंग दिखाई देता है और वहां से लाइट या कोई भी चीज कभी भी स्केप नहीं कर पाती, क्योंकि वो बॉटमलेस पिट है या फिर वो स्पेस टाइम कर्व में एक छेद है। तो अब इसमें 2 वर्ड हैं या 2 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें समझना है, एक है सिंगुलैरिटी का और एक है इवेंट होराइजन का। ब्लैक होल के पास वो लिमिट जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइट या कोई भी एनर्जी या कोई भी पार्टिकल चला जाए और उसके बाद वो वापस ना आ पाए, तो उसको हम उस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कहते हैं। और उसका जो सेंटर है उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसमें इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। तो हमने अभी जो ब्लैक होल के बारे में समझा, हमने जो उसको डिफाइन किया, तो वहां पर 3 क्वेश्चन उठते हैं। इन 3 क्वेश्चन को हम धीरे धीरे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो लाइट का पार्टिकल है जिसे हम फोटोन कहते हैं, क्या हम उसको एज अ कैनन बॉल ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का उठता है, हम इसको भी समझेंगे। और तीसरा क्वेश्चन व्हाइट होल का है। तो एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। तो पहला तो ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम अर्थ पे बॉल ऊपर फेंकें तो उसमें वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी शून्य हो जाती है और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। तो क्या अगर हम लाइट ब्लैक होल के सरफेस पे खड़े होकर ऊपर की तरफ भेजते हैं तो क्या उसकी जो फोटोन है उनकी वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट जो है, जो फोटोन है की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, तो ग्रेविटी से वो कम तो नहीं होगी। तो क्या होगा? तो अगर हम टाइम डायलेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट फोटोन पे क्या होता है। तो जो फोटोन होते हैं वो एक्चुअली बैंड कर जाते हैं, उनकी वेलोसिटी तो कम नहीं होती पर वो बैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी इवेंट होराइजन के बाहर नहीं निकल पाते और वो ब्लैक होल के अंदर कैद हो जाते हैं। और इस तरह से हम जो ब्लैक होल की ग्रेविटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोटोन है वो ब्लैक होल से बाहर स्केप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्पीड तो कम नहीं हो रही है पर वो बैंड होकर उसकी सिंगुलैरिटी में ही चले जा रहे हैं। ये जो हमारा क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है ब्लैक होल की वो ये कहती है। और दूसरा क्वेश्चन उठता है यहाँ पर एंट्रोपी का। तो देखिए एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी किसी सिस्टम की वो थर्मल एनर्जी होती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि उसकी जो रैंडमनेस है, उसका जो डिसऑर्डर है, उसको हम एंट्रोपी से डिनोट करते हैं। और हम ये भी बात जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कम नहीं हो सकती, तो या तो वो ज्यादा होती है या फिर वो कंजर्व रहती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जा रहा है जिसकी कोई एंट्रोपी है, जैसे कि कोई प्लैनेट है या कोई सन है या कोई स्टार है, वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, तो उस एंट्रोपी का क्या होगा? क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जो एंट्रोपी है वो कंजर्व रहती है या फिर वो ज़्यादा होती है। पर अगर वो ब्लैक होल के अंदर चली जा रही है और अंदर जाके उसकी सिंगुलैरिटी में जाके समा जा रही है, तो उसकी एंट्रोपी का क्या होगा? तो जब ये प्रश्न उठा तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी एंट्रोपी ब्लैक होल के अंदर जाती है, उसकी वजह से उसी के अनुपात में उसका इवेंट होराइजन है वो बढ़ता रहता है। तो पूरे सिस्टम की एंट्रोपी है वो कम नहीं होती। जितनी भी एंट्रोपी ब्लैक होल के अंदर जाती रहेगी उसी के हिसाब से ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है वो बढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल की एंट्रोपी होती है, कि ब्लैक होल की एंट्रोपी होती है तो ब्लैक होल का टेम्परेचर भी होता होगा। और हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर होता है तो उसमें रेडिएशन जरूर निकलेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है, तो क्या ब्लैक होल से भी रेडिएशन निकलता है? जी हाँ, ब्लैक होल से रेडिएशन निकलता है और ये स्टीफन हॉकिंस ने अपने कैलकुलेशन से ये प्रूव भी किया है। तो वो रेडिएशन जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से बाहर निकलता है उसको हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हॉकिंग रेडिएशन को समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक ब्लैक होल है और उसके बाहर एम्प्टी स्पेस है। तो हम एम्प्टी स्पेस से क्या समझते हैं? जो एम्प्टी स्पेस है वो कंप्लीटली एम्प्टी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कंप्लीट एम्प्टी है तो उसमें मतलब जो फील्ड है वो जीरो है, जैसे कि जो ग्रेविटेशनल या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। और अगर वो जीरो है और उसका रेट ऑफ चेंज भी जीरो है, तो ये पोजीशन और वेलोसिटी की तरह होता है। अगर किसी एम्प्टी स्पेस में ग्रेविटेशनल और या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और उसका रेट ऑफ चेंज भी जीरो है, तो ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका वॉयलेशन होगा, क्योंकि ये भी पोजीशन और वेलोसिटी की तरह है कि अगर हम पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो हम वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते,
और अगर हम वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे तो हम पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इनमें एक अनसर्टेनिटी रहती है। तो ऐसे ही अगर हम ये कहेंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है और उसमें रेट ऑफ चेंज भी जीरो है, तो ये हम नहीं कह सकते। इन दोनों के बारे में हम एक साथ सर्टेन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या कोई ग्रेविटेशनल फील्ड तो रह ही रहा है और उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। तो इन फील्ड में जो फ्लक्चुएशन होगा उसकी वजह से वहाँ पर पार्टिकल्स बनेंगे। तो एक साथ मैटर और एंटी मैटर बनेंगे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल वो बनेंगे और जब वो आपस में जुड़ेंगे तो वो अपने आप को ही नष्ट कर देंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उस लॉ को फुलफिल करना है। तो एम्प्टी स्पेस में भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल यानी मैटर और एंटी मैटर बनेंगे और उसके साथ वो आपस में एक दूसरे को नष्ट भी कर देंगे जब वो दोबारा आपस में जुड़ेंगे। अब सपोज कीजिए ये प्रोसेस अगर एक ब्लैक होल के बाहर, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकल या एक एंटी पार्टिकल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चला जाए और दूसरा बाहर रह जाए और वो स्केप कर जाए। तो अगर वो स्केप कर जाएगा तो हमको वो रेडिएशन के रूप में दिखेगा और वो अपने साथ इवेंट होराइजन की काफ़ी इंफॉर्मेशन भी ला सकता है। तो जब हमने ब्लैक होल का जो फोटो देखा है तो उसमें हमको यही इवेंट होराइजन के बाहर यही हॉकिंग रेडिएशन ही दिखा है। तो ये जो हॉकिंग रेडिएशन है वो तो प्रूफ भी हो चुका है, जो हमने ब्लैक होल का फोटो लिया था उससे ये हॉकिंग रेडिएशन प्रूफ भी हो चुका है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक होल के अंदर एंट्रोपी होती है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर रेडिएशन होता है। ब्लैक होल को जैसे हम समझते हैं कि वो ब्लैक होता है, वो टेक्निकली वैसा ब्लैक नहीं होता। जब हम ब्लैक होल को स्टडी करते हैं तो दूसरी जो थ्योरेटिकल दुविधा आती है उसको हम इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के रूप में जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या होता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर किसी कागज पे लिखा है और आप उस कागज को जला देते हैं गुस्से में, तो जो उसका नंबर है वो कहीं गायब नहीं हुआ है, वो उस राख में अभी भी है। अगर हम सारे फैक्टर जान लें उस राख के कि उसे किस टेम्परेचर पे जलाया गया था और जो कोऑर्डिनेट हैं उन पार्टिकल्स के वो किस तरह से गिरे हुए हैं, तो हम उससे दोबारा पेपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस पर वो नंबर होगा। तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्स में है पर हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जो क्लासिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रही है कि ब्लैक होल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन परमानेंटली खत्म हो जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या सोल्यूशन दिया है उसको समझते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले ब्लैक होल्स की नो हेयर थ्योरम समझनी होगी। नो हेयर थ्योरम ये कहती है कि ब्लैक होल की सिर्फ 3 प्रॉपर्टी होती है, मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा ब्लैक होल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब अगर ब्लैक होल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है, कोई भी गैलेक्सी, कोई भी प्लैनेट जा रहा है, कोई भी स्टार जा रहा है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नष्ट हो जा रही है, क्योंकि ब्लैक होल की सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं 3 प्रॉपर्टी में वो इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ब्लैक होल के अंदर एक सन गया है और दूसरे ब्लैक होल के अंदर सन के मास के बराबर ही बहुत सारे गए हैं, तो कभी हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि कौन से ब्लैक होल के अंदर क्या गया है। तो यही इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली खत्म हो जा रही है अगर वो ब्लैक होल के अंदर जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उससे भी हम ये जो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट का। इसको हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज कीजिए किसी एक प्रोसेस से 2 पार्टिकल बन रहे हैं, साथ साथ बन रहे हैं, तो वो एक दूसरे के ट्विन ब्रदर की तरह रहेंगे कि अगर हम एक को इम्पैक्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पर भी पड़ेगा। सपोज कीजिए कि 2 पार्टिकल हैं जो क्वांटम इंटेंगलमेंट से बंधे हुए हैं, तो अगर एक का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा। तो सपोज कीजिए ऐसे एक पार्टिकल को अगर हम ब्लैक होल के अंदर डाल देते हैं और उसका जो दूसरा पार्टिकल है वो बाहर है, तो क्या होगा? क्योंकि दूसरे पार्टिकल से हम पहले पार्टिकल की इंफॉर्मेशन तो बता सकते हैं कि उसका स्पिन सीधा है कि उल्टा है। अगर दूसरे पार्टिकल का जो ब्लैक होल के बाहर है उसका स्पिन डाउन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल अंदर गया है उसका स्पिन सीधा होगा। पर अभी हमने देखा है कि ब्लैक होल के अंदर तो इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है। तो क्वांटम इंटेंगल्ड से बंधा हुआ जो पार्टिकल है वो अगर एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? इसके लिए साइंटिस्ट ने फायरबॉल का कॉन्सेप्ट दिया है। फायरबॉल के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर क्वांटम रूप से जो इंटेंगल पार्टिकल में से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर जा रहा है तो उनका जो इंटेंगलमेंट है आपस में वो टूट जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। पर जो फायरबॉल की हाइपोथेसिस है इसको मैं वाई नहीं करता और काफ़ी साइंटिस्ट लोग इसको नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? तो इसके लिए हमें ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये 2014 में आया था, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग फॉर ब्लैक होल। ये स्टीफन हॉकिंग्स का था।
तो इन्होंने ये बोला है कि ब्लैक होल के बाहर इवेंट होराइजन नहीं होता, अपेरेंट होराइजन होता है। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का क्या सोल्यूशन दिया है उसको समझते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है तो एक्चुअली वो ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती है, वो उसके अपेरेंट होराइजन में जाके स्टोर हो जाती है और बहुत सालों बाद वो बाहर स्केप भी कर जाती है। पर वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए किसी काम की नहीं होती, हम उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम हमारे प्लेनेट के हम आसपास अभी क्लाइमेट देखें और उसके हम सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम नोट कर लें, हम आज से 2 या 4 साल बाद क्लाइमेट कैसा रहेगा या वेदर कैसा रहेगा वो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर ब्लैक होल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है और वो अरबों खरबों साल बाद बाहर निकल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रही है पर हमारे काम की नहीं है। हम कभी ये फोरकास्ट नहीं कर सकते कि जब वो ब्लैक होल के अपेरेंट होराइजन में गई थी तो वो कैसी थी, हम ये फोरकास्ट नहीं कर सकते। या हम ये भी फोरकास्ट नहीं कर सकते कि ब्लैक होल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है तो जब वो अरबों खरबों साल बाद बाहर निकलेगी तो वो कैसी होगी, ये इस पेपर से हमें पता चलता है। तो अब हम अपेरेंट होराइजन को समझते हैं कि अपेरेंट होराइजन क्या होता है। जो जनरल रिलेटिविटी है उसके हिसाब से अपेरेंट होराइजन वो बाउंड्री है कि उसके अंदर अगर कोई लाइट है तो वो चाहे उसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा तब भी उसका जो मोशन है वो अंदर की तरफ होगा, पर उसके बाहर अगर कोई लाइट है और उसका जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ ही है तो उसका मूवमेंट भी बाहर की तरफ होगा। ये जनरल रिलेटिविटी अपेरेंट होराइजन के बारे में कहती है। तो जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो ये कहते हैं कि ब्लैक होल में जो इवेंट होराइजन जो उसकी डेफिनेशन है कि उसके अंदर जाने के बाद कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा नहीं होता। इस सेंस में ब्लैक होल का इवेंट होराइजन ही नहीं होता, जबकि अपेरेंट होराइजन होता है। तो अपेरेंट होराइजन क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जाती है वो उस होराइजन में जाके ट्रैप हो जाती है और बहुत सालों बाद वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए जो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है वो भी इससे सॉल्व हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन जो भी ब्लैक होल के अंदर जा रही है वो बाहर निकल रही है। तो अपेरेंट होराइजन और इवेंट होराइजन में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं या बहुत सारी गैलेक्सी हैं वो किसी ग्रेविटेशनल वेव के कारण या किसी और रीजन के कारण एक पॉइंट की तरफ कोलैप्स करने वाली हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके कोलाइड करने से पहले भी एक लिमिट ऐसी आएगी कि अब वो उसके बाहर नहीं जा सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लो वो सब जाके मर्ज हो ही जाएंगी। तो वो उस सिस्टम का इवेंट होराइजन कहलाएगा, जबकि अंदर ब्लैक होल भी नहीं है लेकिन तब भी वो उस सिस्टम का इवेंट होराइजन कहलाएगा। पर जो अपेरेंट होराइजन है वो सिर्फ ब्लैक होल के बाहर होता है और अपेरेंट होराइजन में जो लाइट होती है वो स्केप नहीं कर रही होती, लेकिन इवेंट होराइजन में लाइट स्केप नहीं कर सकती। जो इवेंट होराइजन है वो फ्यूचर की बात कर रहा है और जो अपेरेंट होराइजन है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। जो अपेरेंट होराइजन है वो एक लोकल नोशन है और जो इवेंट होराइजन है वो ग्लोबल नोशन है। और इसका मतलब है जो हम ब्लैक होल की क्लासिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है कि ब्लैक होल में कुछ जाएगा तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वो सारा का सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जा रही है वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगी, या तो वो रेडिएशन के रूप में बाहर आ जाएगी या फिर जब ब्लैक होल खत्म होगा तो वो इंफॉर्मेशन बाहर निकल आएगी। और ये जो पेपर है उसका अगर हम पीयर रिव्यू पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका जो पीयर रिव्यू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जो पीयर साइंटिस्ट हैं वो उसको ठीक बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी खास बात भी नहीं है, बस उन्होंने नया नाम दे दिया है, अपेरेंट होराइजन नया नाम दे दिया है। हम भी ब्लैक होल की जो प्रोसेस है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी क्रियाविधि है, उसको भी हम इसी तरह से ही डिफाइन करते हैं। तो किसी और बंदे ने ये पेपर लिखा होता तो शायद उस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया होता। इससे हमको ये पता चलता है कि जो अपेरेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट है वो जो पीयर ग्रुप है साइंटिस्ट का उसमें वो एक्सेप्टेबल है। और जो अब नया प्रश्न आता है वो आता है वर्म होल का। तो जो क्लासिकल थिंकिंग है वो ये कहती है कि जो ब्लैक होल होता है वो व्हाइट होल से कनेक्ट रहता है एक वर्म होल के द्वारा। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि व्हाइट होल क्या होता है। तो जो व्हाइट होल होता है थ्योरेटिकल रूप से वो ब्लैक होल का अपोजिट होता है, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलती रहती है, जिसमें मैटर और एनर्जी बाहर निकलती रहती है और उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो ये व्हाइट होल है, उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो साइंटिस्ट ये मानते थे पहले कि जो ब्लैक होल होता है और जो व्हाइट होल होता है वो आपस में अटैच रहते हैं किसी वर्म होल से। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कहीं ना कहीं बाहर व्हाइट होल के रूप में निकल रही है। तो वो हमारे स्पेस टाइम में कहीं दूसरी जगह पे बाहर निकल सकती है या फिर वो एक पैरेलल यूनिवर्स में भी बाहर निकल सकती है। पर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल सच में अटैच हैं तो अगर यहाँ के ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके खुल रहे हैं या फिर किसी दूसरे स्पेस टाइम में जाके खुल रहे हैं तो वहाँ के ब्लैक होल हमारे यहाँ भी व्हाइट होल के रूप में खुलने चाहिए। तो हमने ब्लैक होल तो इतनी बार डिटेक्ट किया है पर हमने आज तक व्हाइट होल 1-2 बार ही डिटेक्ट किया है। तो ऐसा क्यों, व्हाइट होल इतना रेयर क्यों है? तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि जो ब्लैक होल है और जो व्हाइट होल है
वो वर्म होल से अटैच नहीं है, कुछ अलग बात है। तो देखिए उसके लिए मैं एक थ्योरी देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक होल है और जो वाइट होल है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो जब ब्लैक होल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है, कोई सन जा रहा होता है, कोई स्टार जा रहा होता है, तो हमको वो एज ए ब्लैक होल दिखता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक सूरज या एक स्टार उसके अंदर जा रहा है। पर जब ये इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, जब इसकी एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वो बहुत सालों बाद निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो वो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ बाहर निकलेगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जाना भी बहुत रेयर है, क्योंकि ब्लैक होल रोज तो कोई स्टार या कोई सन तो खाता नहीं है। तो ऐसे ही जब उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन सारी बाहर निकलेगी और अगर हम उस समय उसको देख रहे होंगे तो हम उसको व्हाइट होल कंसीडर करेंगे। तो जो ब्लैक होल और जो व्हाइट होल है वो कोई अलग अलग चीज नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही होती है तो हम उसे ऐसे ब्लैक होल कहते हैं, और जब उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ बाहर आ रही होती है, बहुत सारी एनर्जी एक साथ बाहर आ रही होती है, और अगर हम उसे डिटेक्ट करें तो हमें वो एज अ व्हाइट होल के रूप में दिखता है। और जो क्लासिकल थिंकिंग थी कि जो ब्लैक होल होता है उससे कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल सकती, वो गलत है, क्योंकि ब्लैक होल भी खत्म हो जाते हैं, उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकलती है। अगर हम स्टीफन हॉकिंस की किताब पढ़ें या हमका रिसर्च पेपर पढ़ें तो हमको ये बात पता चलती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।